जब हम और आप सो रहे थे तो महायुद्ध के खतरे की वजह से दुनिया की शक्तिशाली देशों के प्रमुखों की नींद उड़ी हुई थी। हालांकि आज सुबह यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर अमेरिका की तय डेडलाइन की मियाद भी खत्म हो गई है, फिर भी युद्ध का खतरा टला नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहली बार दुनिया के सामने रूस को खुली धमकी दी है। अमेरिका ने कहा है कि अगर रूस ने यूक्रेन और अमेरिकी नागरिकों पर हमला किया तो उसे वो पूरी ताकत से जवाब देंगे। अमेरिका ने साइबर हमले की आशंका को लेकर भी रूस को धमकी दी है। अमेरिका और नाटो को यूक्रेन बॉर्डर से सैनिकों की वापसी वाले रूस के बयान पर भरोसा नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के खतरे से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 महायुद्ध का डर। यूक्रेन पर आज सुबह 5:30 बजे रूस के हमले का अमेरिकी दावा खोखला निकला। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया था कि रूस आज सुबह 5:30 बजे यूक्रेन पर मिसाइल अटैक करेगा। हालांकि यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की घेरेबंदी और सैन्य तैयारियों को देखते हुए अभी हमले का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। नाटो देशों समेत पूरी दुनिया की नजरें अब भी पुतिन पर टिकी हुई है, क्योंकि युद्ध या शांति का फैसला पुतिन को ही करना है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की आशंका और वॉर डेडलाइन से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस को सख्त लहजे में संदेश दिया है। बाइडेन ने कहा कि अगर रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला किया और अमेरिकी नागरिकों को नुकसान पहुंचा तो वो रूस को करारा जवाब देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने पुतिन से बात की थी। रूस यूक्रेन पर हमले को तैयार है, लेकिन उसे समझना होगा कि इससे युद्ध और आगे बढ़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को साइबर अटैक को लेकर भी कड़ी चेतावनी दी है। बाइडेन ने कहा कि वो रूस से सीधी टक्कर नहीं चाहते। अगर रूस ने उसके और उसके सहयोगी देशों में साइबर अटैक किए तो अमेरिका इसका माकूल जवाब देगा। अमेरिका नाटो की हर तरह से रक्षा करने को प्रतिबद्ध है। बाइडेन ने कहा कि पुतिन से कूटनीतिक बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि अगर रूस ने हमला किया तो यूरोप में गैस का संकट भी बढ़ेगा। युद्ध के संकट को टालने के लिए दुनिया के ताकतवर देश एक दूसरे को फोन घुमा रहे हैं। इसी कड़ी में कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच फोन पर बात हुई। दोनों नेताओं के बीच इस बात को लेकर सहमति हुई कि बॉर्डर से रूसी सेना की वापसी को लेकर किसी भी दावे के हर स्तर पर जांच पड़ताल की जरूरत है। दुनिया को महायुद्ध के खतरे से बचाने के लिए कल अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में ब्लिंकन ने रूसी विदेश मंत्री लावरोव से कहा कि अब भी बातचीत का रास्ता खुला है। इस संकट का शांतिपूर्ण समाधान के लिए कूटनीतिक रास्ता ही बेहतर है। अमेरिका समेत नाटो के कई सदस्य यूक्रेन और रूस के बीच तनाव को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तरार ने टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में कहा है कि अगले 24 से 48 घंटे में यूक्रेन पर रूस हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर युद्ध हुआ तो ये जंग पूरे यूरोप में फैल सकता है। जेड तरार ने कहा कि अमेरिका अपने मित्र देशों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। एक तरफ दुनिया रूस को यूक्रेन पर हमले से रोकने के लिए कूटनीतिक हथियार का इस्तेमाल कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका बातचीत की संभावना के साथ युद्ध होने पर जवाबी कार्रवाई की भी तैयारी कर रहा है। यूक्रेन पर रूसी हमले के खतरे को देखते हुए अमेरिकी एयरफोर्स के सर्विलांस और फाइटर प्लेन यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका पहले से ही यूक्रेन के करीब कई फाइटर जेट्स को तैनात कर चुका है। यूक्रेन की 3 तरफ से घेरेबंदी के लिए रूस ने क्रीमिया में भी मिलिट्री एक्सरसाइज किया। क्रीमिया में कल रूस की सेना ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम के साथ युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास के दौरान एक साथ कई रॉकेट दागे गए। इससे पहले सोमवार को भी रूसी सेना ने क्रीमिया में युद्धाभ्यास किया था। रूस ने साल 2014 में यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। यूक्रेन की घेरेबंदी के लिए रूस कुछ महीने पहले ही बेलारूस में अपना सैन्य ठिकाना बना लिया था। यहां से यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की सेना ने कल बेलारूस की सेना के साथ संयुक्त बैलिस्टिक ग्रुप मिसाइल का टेस्ट किया। इस संयुक्त युद्धाभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं ने 60 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक के अपने टारगेट को नष्ट किया। इस सैन्य ठिकाने से यूक्रेन की सीमा महज 100 किलोमीटर दूर है। रूस और नाटो के बीच जुबानी जंग जारी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री कल अचानक नाटो के सदस्य देशों के साथ बैठक के लिए बेल्जियम के दौरे पर रवाना हुए। नाटो ने कहां सैन्य ताकत बढ़ाई, अमेरिका के कितने सैनिक नाटो की मदद के लिए पूर्वी यूरोप में तैनात होंगे। रूस की नाराजगी नाटो के रवैये को लेकर है। रूस का कहना है कि नाटो और अमेरिका उसके सुरक्षा हितों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इन सभी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 रूस वर्सेस नाटो।
यूक्रेन पर रूसी हमले के खतरे के बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो के हेडक्वार्टर के दौरे पर हैं। इस दौरे में ऑस्टिन नाटो के सदस्य देशों के साथ अहम बैठक कर यूक्रेन संकट पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में बाल्टिक क्षेत्र के 3 देश खास तौर पर शामिल हैं। अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो नाटो का जवाबी कार्रवाई का प्लान क्या होगा, इसकी भी तैयारी की जा चुकी है। अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो नाटो 80,000 सेनाएं रूस का मुकाबला करने के लिए भेजेगा। इसके अलावा अमेरिका भी नाटो की मदद के लिए 8,500 जवानों को भेज रहा है। अमेरिका के 5,000 पैराट्रूपर्स पहले ही यूरोप के लिए रवाना हो चुके हैं। अमेरिका के 3,000 से ज्यादा जवान और सैकड़ों टैंक पोलैंड पहुंच चुके हैं। नाटो ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो वो रूस को मुंहतोड़ जवाब देगा। रूस के खिलाफ नाटो की मदद के लिए कई सदस्य देशों ने अपने जवान पूर्वी यूरोप भेजे हैं। कल अमेरिका के 2000 सैनिक पूर्वी यूरोप के सैन्य ठिकाने पर पहुंचे। नॉर्वे ने भी अपने 50 से 60 ट्रूपर्स को नाटो फोर्स में शामिल होने के लिए भेजा है। इससे पहले पोलैंड के लास्क में अमेरिका के 8 F-15 फाइटर जेट्स एयरबेस पर लैंड हुए। अमेरिका ने अपने नागरिकों की मदद के लिए पोलैंड में एक सेंटर भी खोला है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कल मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन इस मुलाकात में कोई हल नहीं निकला। पुतिन ने जर्मन चांसलर के सामने ही नाटो को खूब खरी खोटी सुनाई। पुतिन ने कहा कि वो युद्ध नहीं चाहते। रूस की सुरक्षा गारंटी और विश्वास बहाली पर नाटो और अमेरिका से बात करने को तैयार है, लेकिन उनके प्रस्तावों पर दोनों पक्षों से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। युद्ध की आशंका के बीच रूस बेलगोरोद में फील्ड हॉस्पिटल बना रहा है। यूक्रेन बॉर्डर से सटे शहर में आर्मी हॉस्पिटल का बनाए जाना युद्ध की अंतिम तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। यहां घायल सैनिकों का इलाज किया जा सकता है। इस बीच बॉर्डर की ओर रूस की सैन्य सप्लाई का नया वीडियो आया है, जिसमें ट्रेन के जरिए कई टैंक और सेना की गाड़ियां बॉर्डर पर भेजी जा रही हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात के बाद रूस की ओर से ये कहा गया है कि उसने यूक्रेन बॉर्डर से अपनी सेनाओं को पीछे हटाना शुरू कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया, लेकिन अमेरिका पश्चिमी देशों के साथ नाटो को रूस के इस दावे पर भरोसा नहीं है। 2 दिन पहले ही अमेरिका ने सैटेलाइट के जरिए अग्रिम मोर्चे पर रूस के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर का जमावड़ा दिखाया था। रूस की संसद ड्यूमा की ओर से पूर्वी यूक्रेन के 2 अलगाववादी क्षेत्रों लुहानस्क और डोनस्टेक को स्वतंत्र राज्यों के रूप में मान्यता देने के प्रस्ताव को बहुमत से पारित करने के बाद डोनबास के लुहानस्क में तनाव बढ़ने की खबर है। लुहानस्क में एक आईईडी भी मिला है। राष्ट्रपति पुतिन ने डोनबास में हिंसा को लेकर यूक्रेन पर रूसी भाषी लोगों का नरसंहार करने का आरोप लगाया है। फ्रांस ने यूक्रेन के 2 राज्यों को स्वतंत्र घोषित करने को लेकर यूक्रेन की संप्रभुता पर बिना हथियार के हमला बताया है। युद्ध के खतरे के बीच रूस की यात्रा नहीं करने पर सुझावों के बावजूद ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो मंगलवार को मॉस्को के दौरे पर पहुंचे। आज बोल्सोनारो राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। ये दौरा पहले से तय था, लेकिन ब्राजील में ही यूक्रेन संकट के दौरान उनके मॉस्को यात्रा करने को लेकर ऐतराज जताया गया था। कहा जा रहा है कि बोल्सोनारो के मॉस्को यात्रा से ये संदेश जाएगा कि वो इस संकट को लेकर गंभीर नहीं है। अमेरिकी सीनेट में रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। ये प्रस्ताव विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन की ओर से पेश किया गया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएं। प्रस्ताव में यूक्रेन की हर मदद करने की बात कही गई है। पेश किए गए प्रस्ताव में रूस के नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन पर भी बैन लगाने की सिफारिश की गई है। और अमेरिका का हेलीकॉप्टर यूक्रेन पोलैंड के बॉर्डर पर क्यों उतरा? यूक्रेन की तैयारी कैसी है? यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भगोड़े अधिकारियों को लेकर क्या कहा? और यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों को लेकर मोदी सरकार ने क्या एडवाइजरी जारी की है? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वॉर बैटल ग्राउंड। रूसी मीडिया के हवाले से कहा गया है कि बीती रात अमेरिकी सेना का एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर यूक्रेन पोलैंड के बॉर्डर पर बीच सड़क पर लैंड किया। इस हेलीकॉप्टर ने एक काले रंग की एसयूवी से उतरे कई लोगों को लेकर पोलैंड के बॉर्डर की ओर रवाना हो गया। कहा जा रहा है कि जिन लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। रूस के हमले के खतरे को देखते हुए यूक्रेन भी लगातार अपना सैन्य दस्ता बॉर्डर की ओर भेज रहा है। यूक्रेन के शहर खार्किव में यूक्रेनियन मिलिट्री का बड़ा दस्ता मूवमेंट करता नजर आया है। हथियारों से लैस सैनिक, टैंक और मिलिट्री व्हीकल खार्किव में सड़क पर दिखे हैं। तनाव के बीच यूक्रेन की भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयारियां पुख्ता दिख रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूस की हमले की आशंका के डर से देश छोड़कर भागे अधिकारियों को 24 घंटे में लौटने और कामकाज संभालने का अल्टीमेटम दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने काम पर नहीं लौटने वाले अधिकारियों पर एक्शन लेने की भी चेतावनी दी है। पिछले कुछ दिनों में रूस के हमले की आशंका से डरकर यूक्रेन छोड़ने वाले कारोबारियों और नेताओं पर भी उन्होंने नाराजगी जताई।
यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने उसके रक्षा मंत्रालय समेत सेना के वेबसाइटों पर साइबर अटैक शुरू कर दिया है। यूक्रेन की रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट और 2 बैंकों की साइट पर साइबर हमला किया गया है। दोनों बैंकों ने कहा है कि उनकी ऑनलाइन सेवाएं बंद हैं। यूक्रेन पहले भी रूस पर साइबर हमले का आरोप लगा चुका है। युद्ध की आशंका के बीच रूस बेलगोरोद में फील्ड हॉस्पिटल बना रहा है। यूक्रेन बॉर्डर से सटे शहर में आर्मी हॉस्पिटल का बनाए जाना युद्ध की अंतिम तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। यहां घायल सैनिकों का इलाज किया जा सकता है। इस बीच बॉर्डर की ओर रूस की सैन्य सप्लाई का नया वीडियो आया है, जिसमें ट्रेन के जरिए कई टैंक और सेना की गाड़ियां बॉर्डर पर भेजी जा रही हैं। यूक्रेन पर हमला करने को लेकर जिद पर अड़े रूस के रवैये को देखते हुए अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। इसी कड़ी में अमेरिकी एयरफोर्स की ग्लोबल स्ट्राइक कमांड B-52 बॉम्बर विमान ने ब्रिटेन के फेयरफोर्ड एयरबेस पर कल लैंड किया। अमेरिका पहले ही अपने 4 B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर को ब्रिटेन भेज चुका है। रूस के हमले की आशंका को देखते हुए यूक्रेन के खार्किव में स्थानीय प्रशासन लोगों के लिए शेल्टर और बंकरों की तलाश में जुटे हैं। ज्यादातर शेल्टर और बंकर जर्जर हालत में हैं, लेकिन अब इन्हें दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। खार्किव का इलाका बॉर्डर से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। हालांकि तनाव के बीच भी यहाँ के लोग रोज की तरह सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करते दिखे। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव के बीच मोदी सरकार ने एडवाइजरी जारी कर भारतीयों को यूक्रेन छोड़ने को कहा है। यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ते हैं। छात्रों को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वो हालात पर नजर बनाए रखें और वहां के भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। इधर दिल्ली में उन छात्रों के अभिभावक परेशान दिखे जो अब भी यूक्रेन में हैं। यूक्रेन में फंसे दुनिया भर के लोगों को फ्लाइट टिकट खरीदने के लिए जेब ढीली करनी पड़ रही है। एक भारतीय छात्र ने दावा किया है कि यूक्रेन से 20,000 रुपए की फ्लाइट टिकट के लिए 90,000 रुपए खर्च करने पड़े। और इधर तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ क्यों किया युद्ध का ऐलान, कहां पर टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया और क्यों इमरान खान को लग रहा है विश्व बिरादरी में अलग थलग पड़ने का डर। तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 तालिबान पाक जंग। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद उसकी पैरवी करने वाले पाकिस्तान को अब उसकी ही चाल भारी पड़ गई है। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर बाड़ लगाने की आड़ में जमीन कब्जा करने की साजिश को लेकर तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के डूरंड लाइन पर तालिबान की ओर से कल से भीषण आर्टिलरी फायरिंग जारी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर डूरंड लाइन को लेकर चल रहे विवाद के बीच तालिबान की ओर से भीषण आर्टिलरी फायरिंग में पाकिस्तान के 5 जवानों के मारे जाने की खबर है, जिसके बाद पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। डूरंड लाइन पर तालिबान किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिससे कि ये विवाद सुलझता नजर नहीं आ रहा है। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद कई बार तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच बॉर्डर पर डूरंड लाइन पर बाड़ लगाने को लेकर विवाद और फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें न केवल पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा है बल्कि उसके कई सैनिक भी मारे जा चुके हैं। तालिबान पाकिस्तान पर मनमानी करने का आरोप लगाता है। तालिबान का कहना है कि बाड़ लगाने पर पाकिस्तान एक तरफा फैसला नहीं कर सकता। पाकिस्तान डूरंड लाइन पर बाड़ लगाने को लेकर अफगानिस्तान के आगे कई बार नतमस्तक हुआ है और इस लड़ाई को पाक की तरफ से सुलझाने की कोशिश भी हुई है। हालांकि अफगानिस्तान हमेशा से ही इस मामले में आक्रामक रहा है, जिसके बाद पाकिस्तानी सुरक्षा सलाहकार ने काबुल का दौरा भी किया था और तालिबानी नेताओं से मुलाकात की थी, लेकिन इस विवाद का अब तक हल नहीं निकल पाया है। पाकिस्तान अपनी सीमा के अंदर और बाहर युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के स्नाइपर्स ने पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला किया, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर झड़प हुई। घबराए पाकिस्तानी जवानों ने तोपखाने और गोलीबारी के साथ सरकानो जिले पर हमला कर दिया। अफगानिस्तान में सरकार गठन के बाद तालिबान लगातार दूसरे देशों की तरह काम करने की कोशिश में लगा है। इसी कड़ी में तालिबान ने अपने स्नाइपर दामुल्ला मोहिबुल्ला मोफाक को अफगान शहर का मेयर नियुक्त किया है। मोफाक शहर में मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़कों और सीवर को बनवाने का काम करेंगे। तालिबान को मान्यता देने को लेकर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने पाकिस्तान के डर को जगजाहिर कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम को डर सता रहा है कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देता है तो विश्व बिरादरी में वो अलग थलग पड़ जाएगा और उसकी आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी। इमरान खान का कहना है कि हम अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में तालिबान को मान्यता देना आर्थिक रूप से जानलेवा हो सकता है। बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका में जमा अफगानिस्तान के 7.1 बिलियन डॉलर रकम को जब्त करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान ने कहा है कि अमेरिका को जब्त राशि से जल्द रोक हटा लेनी चाहिए, जिससे अफगानिस्तान में मानवीय मदद हो सके। वहीं संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के अस्थायी दूत मुनीर अकरम ने भी अमेरिका के इस फैसले की आलोचना की है।
और दिल्ली में किस मंदिर में पीएम मोदी संत रविदास को करेंगे नमन? अमित शाह, राजनाथ, योगी, अखिलेश, मायावती समेत तमाम नेता आज कहां करेंगे चुनाव प्रचार? कैसे हुई लाल किला हिंसा के आरोपी की मौत और कहां पर कोर्ट के आदेश पर कब्र से निकाला गया शव? देश की अहम खबरों के लिए देख रहे हैं टॉप 9 देश प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संत रविदास जयंती के मौके पर दिल्ली के करोल बाग में रविदास विश्राम धाम मंदिर जाएंगे। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि संत श्री गुरु रविदास जयंती के मौके पर वो सुबह 9 बजे रविदास विश्राम धाम मंदिर जाएंगे और जन जन के कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। पीएम ने कहा कि समाज सुधार के लिए समर्पित संत गुरु रविदास जी का जीवन आज भी हम सब के लिए प्रेरणादायी है। वहीं प्रधानमंत्री आज पंजाब के पठानकोट और उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम 6 बजे ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के वार्षिक कार्यक्रम में वीडियो संदेश के जरिए उद्घाटन भाषण देंगे। शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पादन, ऊर्जा संक्रमण और संसाधन सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 1 दर्जन से अधिक देशों के मंत्री और 120 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पंजाब में चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह इस दौरान फिरोजपुर में लोगों को संबोधित करेंगे और बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मलिहाबाद और मोहनलालगंज में चुनावी सभा करेंगे। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रविदास जयंती के मौके पर वाराणसी के शीर गोवर्धनपुर संत रविदास मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद हमीरपुर, महोबा, ललितपुर और झांसी में अलग अलग जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं अखिलेश यादव भी औरैया, कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा मायावती भी आज लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संत रविदास जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। रविदास जयंती के चलते ही पंजाब का चुनाव 14 फरवरी से आगे बढ़ाकर 20 फरवरी किया गया है। वहीं प्रियंका गांधी आज कानपुर में चुनाव प्रचार भी करेंगी और डोर टू डोर प्रचार के माध्यम से कांग्रेस के उम्मीदवारों को समर्थन देने के लिए अपील करेंगी। उत्तर प्रदेश में आज चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कानपुर में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगी। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी लखनऊ दौरे पर रहेंगे और लोगों से बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी अपने लखनऊ दौरे के दौरान पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर जन समर्थन की अपील करेंगी। पंजाबी फिल्म अभिनेता और पिछले साल 26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा मामले में जमानत पर रिहा दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई है। हादसा सिंघू बॉर्डर के पास के एमपी एक्सप्रेसवे पर हरियाणा के सोनीपत के खरखौदा के नजदीक हुआ। बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे पर खड़े एक टैंकर में तेज रफ्तार दीप सिद्धू की कार जा घुसी, जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पिछले साल किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में लाल किला हिंसा मामले में दीप सिद्धू मुख्य आरोपी था। 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर दीप सिद्धू द्वारा विवादित झंडा फहराने का वीडियो जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में दीप सिद्धू कोर्ट से जमानत मिलने पर बाहर था। उत्तर प्रदेश के कासगंज में 3 महीने पहले पुलिस हिरासत में हुई अल्ताफ की मौत का मामला कोर्ट के आदेश के बाद फिर से गरमा गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर अल्ताफ के शव को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली के एम्स भेजा गया। मंगलवार को हाईकोर्ट के आदेश पर आला अधिकारियों और अल्ताफ के परिजनों के सामने वीडियोग्राफी की निगरानी में शव को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।